इस पर्टिकुलर वीडियो में केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक दो वीडियो मैं बना चुका था। तो जिसमें फर्स्ट वीडियो में 2013 की फर्स्ट और सेकंड केस स्टडी डिस्कस किया था, और सेकंड वीडियो में 2013 की थर्ड और फोर्थ केस स्टडी डिस्कस किया था। ये तीसरा वीडियो जिसमें 2013 की फिफ्थ और सिक्स्थ केस स्टडी को डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा मैं टोटल 2013 से लेकर 2022 तक 10 साल मतलब टोटल 60 केस स्टडीज़, हर वीडियो में दो केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगा। तो टोटल 30 वीडियोज़ में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। और जो सबसे अच्छा तरीका होता है एथिक्स के केस स्टडी को प्रिपेयर करने का, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और काफ़ी होलिस्टिकली सॉल्व कर लें, और वही इनफ प्रिपरेशन होती है। उसके अलावा आप 5-6 का टेस्ट पेपर्स भी दे देंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ फ्रॉम द केस स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए केस स्टडीज़ का, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या जो कॉमन सी चीज़ें लगी जाती है, जैसे आपको एथिकल इशूज़ या एथिकल डिलेमा लिखना है। जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है केस स्टडी का, वैल्यूज़ इन्वॉल्व आप लिखोगे, एथिकल डिलेमास या जो एथिकल इशूज़ इन्वॉल्व है वो लिखोगे। जो पूछा गया अगर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल तो वो लिखना होगा, मेरिट्स डिमेरिट्स बताना होगा, बेस्ट आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो बताना होगा, इसके रीजंस बताने होंगे, आपको इनमें कंक्लूजन लिखना होगा। तब इतनी सारी चीज़ें लिखनी है। तो अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख लूँगा अपने जो आंसर्स में। तो उस केस में होता क्या है कि आपको कुछ कुछ ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए जो सीधे आपको जाकर वहाँ चिपकाना है। उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ प्रिपेयर होना चाहिए कि अच्छा अब किसी केस में क्या होता है ना, इथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली केस स्टडी होती है, किसी केस में करप्शन हो रहा है फिर आप क्या करोगे, कोई वर्क कल्चर से रिलेटेड से रिलेटेड केस स्टडी होती है, कोई परसुएजन से रिलेटेड केस स्टडी होती है, और कोई किस स्टडी में सोशल जस्टिस जैसे चाइल्ड लेबर वाज इशू उठाया गया है। तो ये सारी डिफरेंट एरियाज़ होती है। तो हर एरियाज़ में फिक्स पॉइंट्स होते हैं, तो आपको रटे रटाए होने चाहिए। और ओवरऑल केस स्टडी का कैसे आपको इजीली आंसर निकाल सकते हैं वो भी कुछ ब्लूप्रिंट आपको तैयार होने चाहिए। तो वो तैयार तब होंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, कुछ डिफरेंट 5-6 टाइप्स ऑफ केस स्टडी है, हर का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। या कोई भी केस स्टडी है, बेसिक आपको क्या वैल्यूज़ होती है, क्या एथिकल डिलेमास होती है, आपको रटा रटाया हो जाएगा अगर 60 केस स्टडीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। इनफैक्ट ऑन द पेपर आपको लिखना कैसे है तो वो भी आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। और जो मैं खुद से लिख के ये अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे केस स्टडीज़ डिस्कस कर लेते हैं। और 1 जून में मैंने ये तीसरी केस, इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, तो ये 1 जून को मैं तीसरी केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उस तरह 2 जून को अब चौथा वीडियो आ जाएगा, 3 जून को 5वां वीडियो आ जाएगा। तो लगभग मैं डेली डाल दूंगा, अगर 1-2 दिन अगर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और लगभग जून के एंड में आपका 10 साल का फ्रॉम 2013 to 22 आपका पूरा केस स्टडीज़ डिस्कस होगा। तो ये जो 5वीं केस स्टडी में इसमें था क्या कि एक सीनियर ऑफिसर है, अब उसका भी सीनियर उसको क्या बोलता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके जानकार को आप डाइवल्ज कर दो। तो डाइवल्ज कर दोगे तो उसको हाँ इनहेरेंट फ़ायदा होगा। तो बस आपको ये सीनियर बोल रहा है, आप उस पर्टिकुलर सेक्टर, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो, आप बिल्डिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हो, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आप डाइवल्ज करोगे जो ऑफिस ऑफ सेक्रेसी को वायलेट करके, ऑफिस ऑफ सेक्रेसी मतलब कोड ऑफ सेक्रेसी को वायलेट कर, क्योंकि कोड ऑफ सेक्रेसी भी मेंटेन करना होता है। जब आपको इन्फॉर्मेशन आप मार्केट में रिलीज़ कर सकते हो तभी आप कर पाओगे, क्योंकि एक क्लॉज होता है, ऑफिसर सेक्रेट्स एक्ट भी अप्लीकेबल होता है सिविल सर्वेंट्स पे। तो उससे पहले आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो सीनियर है वो क्या बोल रहा है कि आप ये हैं और आपका सीनियर ये है, वो बोल रहा है कि जो भी आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, वो आप किसी एक बिल्डर को पास ऑन कर दो तो उससे उस बिल्डर को फ़ायदा होगा। वैसा सीनियर बोल रहा है। तो अब है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, और सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है। तो प्रॉस कॉन्स लिखना है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और वो क्यों है, बस आपको ये बताना है। तो आपका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, वैल्यूज इन्वॉल्व, इथिकल डिलेमास और इथिकल इशूज़ आपको लिखना होगा। फिर आप चारों ऑप्शंस लिखोगे, उसके प्रॉस कॉन्स लिखोगे, फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसके रीजंस क्या है, एंड में कंक्लूजन है, किसी कोड से एंड कर सकते हो, डायग्राम से एंड कर सकते हो। तो होलिस्टिक एंगल से देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या इशूज़ इन्वॉल्व है। इस वैल्यूज़ कौन कौन से इन्वॉल्व है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस। अब देखेंगे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये लगभग मैक्सिमम केस स्टडीज़ में इन्वॉल्व होती है, ठीक। एंड जस्टिस टू ऑल बिल्डर्स, अब एक को फ़ायदा, फेवरेटिज्म आप प्रोवाइड कर रहे हो तो एक के लिए आप पार्सल हो जा रहे हो, तो एक्चुअली ऑफ इम्पार्सलिटी वैल्यू कि आप अगेंस्ट जा रहे हो। अब इथिकल डिलेमास क्या है, ऑबिडियंस टू सीनियर या फिर ऑबिडियंस टू द इथिकल वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी। आप किसको ऑबिडियंस शो करोगे, आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करोगे और ओथ ऑफ सेक्रेसी को फॉलो करोगे, या फिर आप अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करोगे सीनियर के साथ। तो ये आपका इथिकल डिलेमा है। अब इथिकल इशूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है,
अगर यहाँ पे कुछ पूछा नहीं गया है तो आप ये नहीं भी लिख सकते हो, एक दो को लिख के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। और घिसी पिटी होती है हर जगह वही लगेगी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, ठीक है। करेज एंड फोर्टिट्यूड यहाँ पे लगेगा, आप सीनियर के अगेंस्ट थोड़ा बगावत करने वाली बात हो गई। प्रोफेशनल वेलबिंग भी आप सोचोगे कि आप सीनियर से रिलेशनशिप नहीं खराब करना चाहोगे। प्रेशर ऑफ करप्शन होता है सीनियर के द्वारा आपके ऊपर। अबाइडिंग बाय द ओथ ऑफ सिक्रेसी, फेयरनेस एंड जस्टिस टू ऑल द बिल्डर्स। यहाँ पे फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को आपको दबाना है, वर्क कल्चर का अच्छा मेंटेन करके रखना है, तो ये सब इथिकल इशूज़ है। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अब इस केस में कि आपको सीनियर आपको अनइथिकल काम करने के लिए बोल रहा है, आपको वो इन्फॉर्मेशन को डाइवल्ज करने के लिए बोल रहा है, तो बेसिकली आपके पास लगभग लगभग 4 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन आपका क्या है कि आप सीनियर को बोल दो कि आप किसी दूसरे बंदे को बोल दो ये इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सीनियर को बोलो कि अच्छा वो राइटिंग में दे। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप सीनियर को परसुएट करने की कोशिश करोगे कि अगर हाँ पकड़े जाएंगे तो फिर वी विल बी बिहाइंड बार्स, तो आप उसको सीनियर्स को परसुएट करने की कोशिश करोगे। चौथा क्या, आप मना भी कर दोगे, साथ में आप जो अपने डिपार्टमेंट की एथिक्स कमेटी है तो वहाँ पे एक कंप्लेन कर दोगे। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या माना जाता है कि जनरली आप पुलिस में जाके कंप्लेंट कर रहे हो, मीडिया में कर रहे हो, लोकायुक्त में पहुँच गए हो, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और हायरार्की के अगेंस्ट चला जाता है। तो सबसे बेस्ट होता है कि अपने डिपार्टमेंट की एथिक्स कमेटी में अगर कंप्लेन करोगे तो वहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा और अब डिपार्टमेंट का ज़बरदस्ती इमेज भी नहीं खराब होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इस पर्टिकुलर ऐसे केस स्टडीज़ में। अब सबके मेरिट्स डिमेरिट्स बताने, तो पहला जो ऑप्शन है साथ में ऑप्शन के मेरिट्स डिमेरिट्स बता सकते हैं इस तरह से लाइन खींच के। और जब अगर इनकेस मेरिट्स ज़्यादा है तो ये वाली जो लाइन है ना उसको यहाँ बना देना। जब डिमेरिट्स अगर मेरिट्स ज़्यादा है, डिमेरिट्स ज़्यादा है तो ये वाली लाइन को इधर बना सकते हो। तो थोड़ा लाइन इधर उधर स्विच कर सकते हो कि ये खाली थोड़ा अच्छा नहीं लगता, खाली अगर है तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिट्स है और डिमेरिट्स, अब पूरा मेरिट्स डिमेरिट्स लिखिएगा। लोग क्या करते हैं वो एम और डी लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जो 60+ एज का बंदा आपकी कॉपी को जांचेगा तो उसके लिए ये अच्छा नहीं लगता कि एम और डी लिख रहे हो। उसके लिए अगर मेरिट्स डिमेरिट्स आप पूरा लिखोगे और अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छी हैंडराइटिंग है, तो आपको थोड़ा 1-2 मार्क्स ज़्यादा दे देगा। अब आप सीनियर को बोल रहे हो किसी और को ये इन्फॉर्मेशन को डाइवल्ज करने के लिए, तो आप खुद गलत काम नहीं करोगे। इट विल फ्री यू फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन डिमेरिट क्या है कि आप खुद गलत काम करो या दूसरे को अलाउ करो गलत काम करने के लिए, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा बंदा जो गलत काम करेगा तो क्या है कि वो भी तो ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्शलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज के अगेंस्ट जा रहा है। अब दूसरा देखिए, आप सीनियर को बोल सकते हो आप राइटिंग में दे दो। अब राइटिंग में दे दोगे तो वो राइटिंग में नहीं देगा, क्योंकि राइटिंग में देना इट विल बी समथिंग लाइक साइनिंग योर ओन डेथ ऑर्डर। अब डिमेरिट्स क्या क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का, आप राइटिंग में बोलोगे सीनियर को देने के लिए, आप सीनियर के साथ रिलेशन खराब करोगे, सीनियर किसी और को ये काम बोल देगा करने के लिए। उसके अलावा क्या है कि यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड फॉर इंप्रूविंग द वर्क कल्चर ऑफ द मिनिस्ट्री। कांट का कैटेगरिकल इंपेरेटिव क्या बोलता है कि वन हैज़ टू डू एज पर वंस मॉरल ड्यूटी इन एवरी सर्कमस्टांस। अब ये सब जो है ना कि अब जब भी आप मेरिट्स डिमेरिट्स लिख रहे हैं ना, तो आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। तो आप हर स्टेक होल्डर के एंगल से सोच सकते हैं, सीनियर के एंगल से सोच सकते हैं, खुद के एंगल से सोच सकते हैं, बिल्डर के एंगल से सोच सकते हैं, डिफरेंट अदर बिल्डर्स के एंगल से सोचेंगे। अदर बिल्डर्स के एंगल से सोचेंगे तो क्या होगा, अगर कुछ गलत हो रहा तो उनके लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी के उनके अगेंस्ट जाएगा, उनके लिए जो जस्टिस है उसके वो अगेंस्ट जाएगा। आप अगर सीनियर के अगेंस्ट से सोचेंगे कि अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने गलत काम किया है और वो अनपनिश्ड होगा। और अपने एंगल से भी सोचेंगे तो ठीक है, कुछ कुछ निकल जाएगा कि आप सही में वैल्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हर स्टेक होल्डर के एंगल से सोचेंगे, हर इशूज़ के एंगल से सोचेंगे ना, तो कुछ कुछ आपको पॉइंट्स मिलता चला जाएगा। और कुछ भी मेरिट्स और डिमेरिट्स लिख रहे हैं ना, आप दोनों एंगल से लिखिए, थोड़ा सा वैल्यूज़ के एंगल से भी, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे अब ये क्या है कि आप सीनियर को बोल रहे हो राइटिंग में लिखने के लिए, तो किसी और को बोल देगा गलत काम करने के लिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब थोड़ा सा इथिक्स या वैल्यूज़ के एंगल से लिखिए। अब जैसे कांट्स का कैटेगरिकल इंपरेटिव को मैंने कोट किया, ये थोड़ा सा वैल्यू या फिर इथिकल या फिलोसफिकल एंगल से। तो प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल एंगल दोनों को आपको टैकल करना है। और फिर लॉज के एंगल से और वैल्यूज़ के एंगल से, सब के एंगल से आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, वैल्यू या इथिकल या फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना है, आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, सारे स्टेक होल्डर्स के एंगल से सोचना है। तो ये सब अगर आप सोचेंगे ना तो आपका मेरिट्स डिमेरिट्स निकल जाएगा। ऑप्शंस निकाला भी कोई बड़ी बात नहीं होती, आप एक्सट्रीम एंड सोचिए और बीच का एंड सोचिए, तो आपको 4 ऑप्शंस निकल जाएंगे, ठीक है। और अब जैसे जैसे मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अब जो वैल्यूज़ और इथिकल इशूज़ और इथिकल डिलेमाज ना लगभग वो घिसे पीटे होते हैं। और स्पेशली आप 4-5 तरह की केस स्टडी कर लेंगे ना तो फिर वापस से वो रिपीट ही होने लगेंगे। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको भी पता होता है क्या होता है,
और कुछ भी आप केस स्टडी देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ना वो आपको पता करना है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता करना है। इसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि आप हाँ एथिक्स कमेटी को जाके बता दोगे। या मैं थोड़ा टेढ़ा लिखता हूँ, उसको आप सीधा लिखने का अपने में कोशिश कीजिएगा। और उसके अलावा यहाँ मेन वैल्यूज़ क्या है कि आपको सीनियर के थोड़ा अगेंस्ट जाना है, लेकिन हाँ उनके साथ रिलेशन भी आपको अपने सीनियर के साथ डिग्रेड नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मेन वैल्यूज़ क्या है, इंटीग्रिटी, और इवन आपको करेज, फोर्टिट्यूड, क्योंकि आप सीनियर के अगेंस्ट भी जाने की आप कोशिश यहाँ पे थोड़ा कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन 3 है, ट्राइंग टू परसुएट सीनियर बाय सेइंग दैट देयर कुड बी लीगल कॉम्प्लिकेशंस इफ कॉट। हाँ तो आप सीनियर को हो सकता है परसुएट कर लोगे, आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो सिविल सर्वेंट का जो ऐसा काम किया और बाद में पकड़ा गए, लेकिन हो सकता है आप परसुएट ना कर पाओ तो सीनियर्स किसी और को बोलेगा गलत काम करने के लिए। अब आप सीनियर को मना भी कर सकते हो और साथ में एथिक्स कमेटी के पास भी जा सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आप कंप्लेन करोगे एथिक्स कमेटी को तो आप सीनियर के अगेंस्ट एक्शन होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, ये फेवरेटिज्म के अगेंस्ट होगा और ये एक गुड प्रेसिडेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करेगा और इंटीग्रिटी और एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ इंटीग्रिटी, एथिकल फ्रेमवर्क, एक अच्छा प्रेसिडेंस सेट करना, जो गलत काम करना है उसके लिए पनिशमेंट, ठीक है। इट कैन हैम्पर माई रिलेशंस विद द सीनियर, ये इसका डिमेरिट है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है ये भी आपको पता है कि हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे डायग्राम भी लिख सकते हो, कुछ कोट भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेस्ट सूटेड कोट क्या है, वेल्थ विदाउट वर्क इज अ सोशल सिन। यहाँ पे जो अदर बिल्डर्स के कॉस्ट पे आपको जो जिस बिल्डर को आप इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज करोगे तो उसको मेन प्रॉफिट होगा, वो वेल्थ विदाउट वर्क है, दैट इज अ सोशल सिन। गांधी ने कहा है जो 7 सोशल सिंस आपको रटे रटाए होने चाहिए। इंटीग्रिटी इज डूइंग राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग, CS लेविस। तो यहाँ पे भले आपको सीनियर और जो बिल्डर है और आपके अलावा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ आपको फिर भी राइट थिंग करना है, बिकॉज इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग। इट्स नॉट अबाउट डूइंग द राइट थिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे। और यहाँ पे आप ये डायग्राम भी बना सकते हो कि इन्फॉर्मेशन लीकेज होगा तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट करता है और अनड्यू एडवांटेज या फिर इनजस्टिस होगा अदर बिल्डर्स को। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि अब ये इथिक्स कमेटी में कंप्लेंट डालोगे कि डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए आपके सीनियर के अगेंस्ट। अब RTI, पुलिस और ये सब सीनियर के अगेंस्ट पास नहीं जाओगे, अब सीनियर के पास भी कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो सब क्या होगा, हायरार्की ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाएगा। अभी ऐसा एक्शन क्यों लोगे, तो आप ठीक है रॉन्गफुल डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं करोगे, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा सीनियर के अगेंस्ट जो आपको गलत काम करने के लिए बोले थे। उसके अलावा ये इम्पार्शलिटी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, जस्टिस सबके फेवर में होगा, ये इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, ओथ ऑफ सेक्रेसी मेंटेन रहेगा। नोलन कमेटी ने बोला था इंटीग्रिटी सेल्फलेसनेस के बारे में। कांट का कैटेगोरिकल इंपरेटिव भी बोलता है कि वन नीड्स टू डू व्हाट वंस मॉरल ड्यूटी सेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता होता है, ठीक है। अब उसमें आपको रीजंस देने होते हैं, तो आप क्या क्या बेसिकली रीजंस दे सकते हो मैं आपको, और यहाँ पे एंड में आप कोट से कर सकते हो। तो आप लगभग 20-30 कोट आप याद करके रखोगे ना तो एंड में लिखोगे ना तो अच्छा होता है। या कोट याद नहीं आ रहा है तो आप किसी वैल्यूज से भी एंड कर सकते हो या फिर होलिस्टिक पिक्चर भी आप दे सकते हो। अब इसमें रीजंस में क्या क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें एथिकल इशूज़ और रीजंस लिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपकी बड़ी कॉमन सी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आपका हो गया कंसेक्वेंशियलिज्म, एक हो गया आपका, दूसरे से लिखता हूँ ब्लैक से, एक हो गया आपका कंसेक्वेंशियलिज्म, एक हो गया डिएंटोलॉजी, एक हो गया वर्च्यू एथिक्स। इस एंगल से आप कुछ सोचो, वैल्यूज़ के एंगल से सोचो तो आपको मिल जाएगा। कुछ लॉ या रूल्स के एंगल से सोचो, राइट्स के एंगल से सोचो, जस्टिस के एंगल से सोचो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा गवर्नेंस में आप जो कुछ भी पढ़े हो, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ जुडिशरी का कुछ केसेस वगैरह हो गया, जजमेंट्स वगैरह हो गया, चाणक्य ने कुछ बोला है, ERC2 ने कुछ बोला है, गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के एंगल से सोचो, सोशल सिन में क्या क्या आता है उस एंगल से सोचो, नोलन कमेटी के एंगल से सोचो, जो भी आप एथिक्स इन गवर्नेंस में पढ़ते हो तो वो टॉप एंगल से सोचो, लॉ के एंगल से सोचो, वैल्यूज़ के एंगल से सोचो। अब ये जो तीनों जो एथिकल थ्योरीज है उस एंगल से आप सोचो, राइट्स के एंगल से सोचो, जस्टिस के एंगल से सोचो। कभी कभी आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, निष्काम कर्म, गीता वगैरह को भी आप कोट कर सकते हो, उस एंगल से सोचो। और नहीं तो हमेशा एक यही होता है कि अच्छा ये मॉरल गिल्ट नहीं रहेगा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस नहीं होगा, ये सब केवल भरने के लिए भतेरे टर्म्स है, तो ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक लेडी है, अब वो लेडी यहाँ पे मिसेस एक्स है
और यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर ए पे कंप्लेन आता है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है एक्स का, और एक्स बोलते हैं हम कंपनी को छोड़ देंगे। आप उस कंपनी के हेड हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे? कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है वर्क प्लेस पे। ये कंपनी की बात है, ये कंपनी में दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, और एक स्टार परफॉर्मर है, काफ़ी प्रॉफिट जनरेट किया है आपके कंपनी के लिए, तो इसको निकालेंगे तो कंपनी को घाटा भी हो सकता है। और एक्स आपका वो लेडी है जो कंप्लेन की है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो आपको क्या क्या चीज़, अब देखिए वैल्यूज़ इन्वॉल्व, डिलेमास, एथिकल इशूज़, फिर क्या क्या ऑप्शन है, सबके मेरिट्स डिमेरिट्स, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, रीजंस क्या है, एंड में कंक्लूजन में कुछ कोट या वैल्यूज से एंड करेंगे। ये तो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कभी ना कभी 2-3 साल में एक बार केस स्टडी आ जाता है, तो अब ये अगर केस स्टडी अच्छे से आपको कर लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रिटी तो है ही है कि आप सही में एज़ पर द लॉ जैसे आपको काम करना चाहिए वैसे आप करते हो कि नहीं। जस्टिस फॉर मिसेस एक्स, राइट भी वायलेट हो रहा है, राइट एंड डिग्निटी ऑफ द फीमेल वर्कर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एक्स की को जस्टिस मिलना, एक्स का राइट्स नहीं वायलेट होना। कौन कौन राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं? राइट टू डिग्निटी 21 के तहत होता है, 19(1)(g) के तहत है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है वो, लेकिन अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो वो अपनी इस राइट को सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक 15-16 भी इन्वॉल्व है आर्टिकल्स में, फंडामेंटल राइट्स में। डिलेमास क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस मॉरलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वर्सेस कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब हो सकता है कि फेक कंप्लेन हो, तो जेन्युइन कंप्लेन वर्सेस फेक कंप्लेन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस मॉरलिटी का एक डिलेमा है, बस आपको पता चल गया। डिग्निटी एंड राइट एंड जस्टिस ऑफ वुमेन, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा आपको करना क्या है कि आप एक्स को तो रिटेन भी करोगे, लेकिन हाँ एज पर द रूल्स जो है आपका विशाखा गाइडलाइंस या फिर पोस्ट एक्ट जो 2013 का है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय उस कंपनी से बड़ा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय अपने उस कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में कैरेक्टर डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस किसी बात का भी नहीं है। गांधी ने भी कहा था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सोशल सिन। अब इथिकल इशूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है? राइट टू डिग्निटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जस्टिस डिलीवरी टू एग्रीव्ड पर्सन, इंप्रूविंग द वर्क कल्चर, रूल ऑफ लॉ ऑफ upholding पोस्ट एक्ट और विशाखा गाइडलाइंस, एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अवॉइडिंग सोशल सिन, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी और नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। तो ये सब जो चीज़ है ना, जो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिलेमास अब धीरे धीरे और वैल्यूज़ इन्वॉल्व, तो आपको खटखट आ जाता होगा, क्योंकि डिलेमास भी 2-3 होते हैं और वैल्यूज़ भी क्या क्या मेन होते हैं मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी हर जगह आता है। यहाँ पे इंटीग्रिटी आया, ये जस्टिस आ गया, राइट्स आ गया, और डिलेमास भी आप लिख लोगे। लेकिन इथिकल इशूज़ में क्या है ना कि जो एंड में जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जो रीजन्स देते हो ना, उसको लिखने के लिए और इथिकल इशूज़ लिखने के लिए सेम चीज़ है। जैसे एक राइट्स अप्रोच है तो राइट टू डिग्निटी ऑफ द वुमेन, एक जस्टिस अप्रोच है तो जस्टिस डिलीवरी टू द एग्रीव्ड पर्सन। उसके अलावा आप लॉ के एंगल से सोचो तो रूल ऑफ लॉ, पोस्ट एक्ट, विशाखा गाइडलाइन। आप कुछ वैल्यूज़ के एंगल से सोचो तो यहाँ पे वैल्यूज़ के ऊपर आप लिख दिए इंटीग्रिटी, जस्टिस, ठीक है। उसके बाद अलग कुछ थ्योरीज है, एथिकल थ्योरीज, तो जैसे डियोंटोलॉजी, कंसिक्वेंटियलिस्ट, उसके बाद आपका वर्च्यू एथिक्स, तो उस एंगल से सोच सकते हैं। चलो यहाँ पे अगर उस एंगल से अगर नहीं लिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ जो आप एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह पढ़े होगे, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, उसमें एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब मैंने बताया था कि उसमें क्या क्या आ जाता है। उसमें आप गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जुडिशरी का कुछ जजमेंट्स हो गया, कुछ फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गया, या फिर नोलन कमेटी कोट कर दिया, चाणक्य ने कुछ कहा है, या फिर गांधी का जो सोशल सिन है, या फिर ARC 2.0 है, या कोड ऑफ कंडक्ट। ये सब कुछ कुछ कोट करके कुछ कुछ निकल जाता है। स्पेशली सोशल सिन बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो है ही आपके एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पार्ट में, ठीक है। और वर्क कल्चर भी आपके सिलेबस में, तो कुछ कुछ सिलेबस की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इनफैक्ट आपका क्या है, एक आपको 8 एंगल से सोचना है। आपको साफ साफ बता देता हूँ, उसका भी नोट्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। एक है आपका इथिकल थ्योरी के एंगल से, कंसिक्वेंटियलिस्ट, डियोंटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स देख लो। एक आपके वैल्यूज़ के एंगल से देख लो, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी के एंगल से। एक आप राइट्स के एंगल से देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही है, राइट टू डिग्निटी। एक आप जस्टिस के एंगल से देख लो, जस्टिस डिलीवरी के बारे में बात मैंने यहाँ पे किया ही है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके अलावा एक लॉ के एंगल से हो जाता है आपका रूल ऑफ लॉ, विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है आपका सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्साइंस।
तो लॉज के एंगल से, राइट्स के एंगल से, जस्टिस के एंगल से, वैल्यूज़ के एंगल से और इथिकल थ्योरीज के एंगल से, ये 5 इंपॉर्टेंट है। छठा जो आपका होता है रिलीजियस थ्योरीज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब भी आप कोट कर सकते हो, निष्काम कर्म वगैरह। और उसके अलावा 7वां और 8वां जो है ना, 7वां और 8वां मैं बोलता हूँ कि 7वां जो बहुत जेनरिक है कि अच्छा ये मॉरल गिल्ट नहीं होगा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस नहीं रहेगा, या कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं रहेगा। तो ये सब भी आप थोड़ा डाल सकते हो अगर आपको कुछ कमी पड़ रही है, ये लेटर ऑन के लिए। और एक इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ टॉपिक्स होता है, जैसे कुछ ना कुछ लग ही जाता है आपका। इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दो, इथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिख दो, वर्क कल्चर लिख दो, या फिर आपका सोशल सिंस के आ जाएगा, या फिर कुछ नोलन कमेटी के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे यार। तो ये सब कुछ ना, या गुड गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, या फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स आ जाएगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गया, जैसे यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन आ गया। तो ये सब आ जाता है। तो इथिकल थ्योरीज, वैल्यूज़, राइट्स, जस्टिस, लॉज, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, 7वां जो रिलीजियस थ्योरीज हो गया, 8वां जो कॉमन पिटारा मैंने बोला वो कॉग्निटिव डिसोनेंस और क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस वगैरह। तो ये सब चीज़ आप लिखोगे ना तो इथिकल इशूज़, और आपका जो एंड में जो आप जो सबसे बेस्ट फिजिबल ऑप्शन है और साथ में जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो उसमें जो रीजन्स आपको लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ये सब पिटारा काफ़ी आपको काम आएगा। उसके अलावा क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, तो आप सबसे पहले सोच लीजिए ऑप्शंस क्या क्या होंगे। तो ऑप्शंस बनाने में लोग बाग जो जनरली गलती करते हैं कि एक एक्सट्रीम ऑप्शन होता है, 2 एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया, अब बीच में कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो आपको जनरली ये सारे ऑप्शंस लिखने, एकदम एक्सट्रीम वाले को अवॉइड करो, एकदम बीच वाले लिखोगे ना तो देखने से ऑप्शन अच्छा लगेगा। तो भले आपका मेरिट्स डिमेरिट्स भी जेनरिक हो, लेकिन ऑप्शंस अच्छे लिखे हो ना तो आपको मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। अब आपके ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या हैं, तो आप उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक आपका ऑप्शन हो गया कि अच्छा इस कंप्लेंट को इग्नोर ही कर देंगे, और जो मिसेस एक्स रिज़ाइन दे रही है तो उसको रिज़ाइन करने देंगे। दूसरा है कि नहीं नहीं चलो उसको रिज़ाइन नहीं करने देंगे, हम इसको बोल देंगे, लड़के को बोल देंगे रिज़ाइन करने के लिए। तीसरा है कि अच्छा इसको कन्विंस कर लेंगे एक्स को कि रिज़ाइन मत करो, लेकिन लड़के को बोलेंगे कि लास्ट वार्निंग दे देंगे। चौथा क्या है कि एक्स मिसेस एक्स को बोलेंगे रिज़ाइन नहीं करने के लिए, और मिस्टर ए के अगेंस्ट पूरा जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी या फिर जो पोस्ट एक्ट के तहत जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अपना जो काम करेगी उसको करने देंगे, या फिर इवन लड़की बोल रही है कि पुलिस कंप्लेंट करना है तो वो भी करने देंगे। तो इस केस में अब मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। अब पहला जो आपका केस है कि आपको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लोगे और कंप्लेंट को इग्नोर करोगे कि लड़की को जाने दोगे और द बॉय विल गो अनपनिश्ड। अब वो इसलिए करोगे क्योंकि लड़का स्टार परफॉर्मर ऑफ द कंपनी है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, और इवन ये वर्क कल्चर के भी अगेंस्ट होता है। नाउ मिस्टर ए विल हरास अदर फीमेल एम्प्लॉयज़, और ये उस लड़की को जस्टिस भी नहीं मिलेगा। रॉन्ग डूइंग ऑफ मिस्टर ए विल गो अनपनिश्ड। वर्क कल्चर ऑफ द कंपनी के भी अगेंस्ट होगा। डेनियल गोल्डमैन ने बोला था कि 80% ऑफ द सक्सेस इज ड्यू टू इमोशनल कोसेंट एंड 20% इज ड्यू टू इंटेलिजेंट कोसेंट। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लीड्स टू वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 जो राइट टू डिग्निटी देता है, आर्टिकल 1F बिकॉज यहाँ पे आप राइट टू आप प्रोफेशन आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है कि आस्किंग मिस्टर ए टू रिजाइन, तो इसमें क्या होगा कि जस्टिस मिल जाएगा मिस्टर एक्स को, मिसेस एक्स को और उस लड़की को। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शो करेगा, जीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक मैसेज जाएगा एम्प्लॉयज़ को और बाहर कंपनी के बाहर भी। लेकिन डिमेरिट क्या है कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, हो सकता है कि कंप्लेन ही झूठी हो, तो नेचुरल राइट और नेचुरल जस्टिस यहाँ पे डिनाइड हो जाएगा मिस्टर ए को। थर्ड है कि उसको लड़की को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करने देना है, लेकिन लड़के को लास्ट वार्निंग देना है। इससे क्या होगा कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, तो हाँ ठीक है, शी विल नॉट बी पनिश्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स, और आप स्टार परफॉर्मर को रिटेन कर दोगे। लेकिन क्या होगा, इट विल बी डीमोटिवेटिंग फॉर अदर फीमेल एम्प्लॉयज़। मिस्टर ए कैन स्टिल कंटिन्यू ईव टीजिंग और दिस इन्वॉल्व्स वायलेशन ऑफ द लॉ, सो केस शुड बी रजिस्टर्ड विद पुलिस और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। आपको सोच, जब आप मेरिट्स डिमेरिट्स सोच रहे हो, सारे स्टेक होल्डर्स के एंगल से सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, थोड़ा फिलोसफिकल मतलब वैल्यूज़ के एंगल से भी सोचो, थोड़ा लॉ के भी एंगल से सोचो, तो आपका मेरिट्स डिमेरिट्स आपका आ जाएगा। तो ओवरऑल आप चौथा ऑप्शन क्या है कि आस्किंग फॉर अ रिटन कंप्लेन फ्रॉम मिसेस एक्स एंड टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शंस अगेंस्ट मिस्टर ए।
तो इट विल पुट द एक्यूज टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी चला जाएगा ऑफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स सेक्सुअल हैरेसमेंट, जस्टिस भी डिलीवर हो जाएगा, नो डेमेरिट इन दिस केस। अब आप देखे होंगे कि जो सबसे पहले वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो कॉमन वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती है। उसके बाद अब इथिकल डिलेमास जो होते हैं, आप कुछ कुछ 2-3 डिलेमास लिखना होता है, आप कुछ कुछ केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डिलेमास आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। इथिकल इशूज़ लिखने के लिए वो 8 जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया ना, उस एंगल से सोचोगे आपके आ जाएंगे। और आपको ऑप्शंस लिखना है तो एकदम एक्सट्रीम नहीं सोचना है, आपको बीच के ऑप्शन सोचने हैं। और मेरिट्स डिमेरिट्स लिखना है तो आप स्टेक होल्डर्स के एंगल से सोचो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वैल्यूज़ के एंगल से सोचो, आप थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो आपको निकल जाएंगे। ठीक है। और लोग क्या करते हैं ना कि एकदम एक्सट्रीम ऑप्शंस लिखते हैं, तो उससे अच्छा ऑप्शंस वो नहीं दिखता है। और उसके अलावा क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग में वो फैक्ट्स ऑफ द केस, स्टेक होल्डर्स, वो लिखने का ना जमाना चला गया, तो उसमें आपको कुछ नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का टेस्ट नहीं है। आपको क्या क्या ऑप्शन है, सबके मेरिट्स डिमेरिट्स बेस्ड क्या है और वो क्यों हैं, आप कंक्लूड करना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको इथिकल इशूज़ और डिलेमा लिखने हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए आपको कंप्लीट भी करना है गिवन टाइम में, और थोड़ा इथिकल फ्लेवर होना चाहिए कि आप वैल्यूज़ लिख रहे हो, इथिकल थ्योरीज लिख रहे हो, कांट, गांधी, बेंथम, मील, रॉल्स, जो एरिस्टोटल का जो वर्च्यू इथिक्स है, एरिस्टोटल और प्लेटो का, तो ये सबको जब आप जितना कोट करोगे, वैल्यूज़ को आप जितना कोट करोगे, तो आपको इथिकल फ्लेवर आते जाएगा आपके आंसर में। उसके अलावा क्या है कि बेस्ट, अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हाँ, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ये चीज़ को देखनी चाहिए। तो अब टेक नोट ऑफ द कंप्लेंट, रिपोर्ट द मैटर टू आईसीसी, सस्पेंड मिस्टर ए जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है, डिसीजन एज पर द आईसीसी रिपोर्ट। अब इसका रीज़न क्या है, तो फिर वही जो 8 चीज़ मैंने बताया ना, उसी के एंगल से लिखना होगा। और फिर उसका कंक्लूजन लिखोगे तो 1-2 कोट लिख सकते हो कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेज इनकम्प्लीट विदाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट, और नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सोशल सिन, गांधी ने बोला था। तो सोशल सिन हर बार रिपीट होता है, 7 सोशल सिन आप ऑलरेडी सवाल है, आपको रटा रटाया होना चाहिए, आपके केस स्टडी में बड़ा ये हेल्प करेगा। अब गांधी का जैसे सर्वोदय का कंसेप्ट है, गांधी जी जो टैलिस्मैन है, गांधी का जो 7 सिंस का कंसेप्ट है, तो ये सब काफ़ी हेल्प करेगा आपको कंक्लूजन में जब आप लिखोगे। तो कंक्लूजन में आप कोट से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज से एंड कर सकते हो, या फिर होलिस्टिक पिक्चर भी दे सकते हो। इंडिविजुअल एम्प्लॉइज आर नॉट बिगर देन द कंपनी, फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इंडिविजुअल मस्ट अलाइन देमसेल्व्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ये सब लिख के आप कंक्लूड करके एंड कर सकते हो कि आप कोट भी कर दिए गांधी का ये, और एक बता दी कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रीजन्स क्या क्या हैं, तो बस वही घिसा पिटा है, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस के फेवर में जाएगा, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा अगर आईसीसी के थ्रू जब आप ले जाओगे, और उसके बाद जैसा आईसीसी बोलेगी वैसा आप एक्शन लोगे, तो इससे होगा क्या, जस्टिस भी मिलेगा उस लड़की को। उसके अलावा डिसिप्लिन इंक्वायरी भी होगी एक्यूज पे, एम्प्लॉयज़ में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, एक अच्छा प्रेसिडेंस भी सेट होगा, कंपनी की इमेज भी जो आउटसाइड वर्ल्ड में भी प्रोटेक्ट होगी, ये रूल ऑफ लॉ के भी फेवर में होगा, नेचुरल जस्टिस के भी फेवर में होगा, के साथ होगा, वर्क कल्चर भी इंप्रूव होगा, इंटीग्रिटी, जस्टिस, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, सारी वैल्यूज़ के भी मतलब से भी अलाइंड होगा ये, और इथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मॉरलिटी इन कॉमर्स से भी अलाइंड होगा, और इट विल बी इन कंसनेंस विद द प्रूडेंस एंड जस्टिस विच आर वन ऑफ द 4 कार्डिनल वैल्यूज इन द वर्च्यू इथिक्स ऑफ प्लेटो, और इट विल प्रमोट जेंडर जस्टिस। तो ये सब जो जेनरिक पॉइंट आप डाल सकते हो, तो ये जेनरिक पॉइंट है, लेकिन आपको जेनरिक पॉइंट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो करना क्या है कि आपको 15 मिनट में आपकी केस स्टडी कंप्लीट भी होनी चाहिए, तो उसके लिए फास्ट राइटिंग भी करनी है, आपको कुछ टेम्पलेट तैयार होना चाहिए कि हाँ आप खटखट डालते जाओगे कि आप 15 मिनट में केस स्टडी कंप्लीट भी कर पाओ, पूरा पन्ना भी भर पाओ, और पूरा जो सब पार्ट्स के साथ के इंट्रोडक्शन में वैल्यूज़, एथिकल डिलेमा और इशूज़ वगैरह, फिर क्या क्या ऑप्शंस है, सबके मेरिट्स है, मेरिट्स, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसके रीजंस क्या है, कंक्लूजन में कुछ वैल्यूज़ या फिर कुछ कोट्स या फिर डायग्राम्स वगैरह पॉसिबल आपके लिए है, तो ये सब डाल पाओ। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो आप 15 मिनट में कर भी पाओगे। उसके अलावा कुछ टेम्पलेट भी आपका तैयार होना चाहिए, और जितना आप सेक्शन ए का यूज़ करोगे ना, उतना मार्क्स आपका सेक्शन बी में इंप्रूव होता जाएगा। तो सेक्शन ए एक अच्छा तरीका होता है, सेक्शन ए आप पढ़ रहे हो तो उसको सेक्शन बी में इंप्लीमेंट करो। अब सेक्शन बी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उससे भी आपका सेक्शन ए रिवाइज भी होते जाएगा। तो दोनों एक्चुअली इंटीग्रेटेड है, आइसोलेशन में दोनों की तैयारी नहीं होती है। तो एक बार आप सेक्शन ए पढ़ लो, एक बार आप पढ़ ली हो ना, तो उसके बाद आप केस स्टडी अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर कर लो। वो प्रिपेयर कर लो तो उससे आपका लगभग सेक्शन ए भी प्रिपेयर होता जाएगा। उसके बाद फर्दर आप सेक्शन ए का एक डिटेल्ड नोट्स बना लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। तो ये बेस्ट तरीका होता है एथिक्स को प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड कर रहा हूँ।